इतना इन्वेस्टिव न्यूज की खास पेशकश डॉक्टर.com में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है पाइल्स स्पेशलिस्ट सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र काय और लता काय। हेलो एंड वेलकम सर। हेलो सर, सबसे पहले तो बताइए कि जो पाइल्स है ये है क्या चीज और क्यों होता है? पाइल्स ये जो वर्ड है, टॉयलेट की जगह पर होने वाली जो भी बीमारियां है उसको कॉमनली कॉल्ड पाइल्स। ओके। बट एक्चुअली इसको हमारी भाषा में गुदरोग बोलते हैं जी। या एनोरेक्टल डिसीजेस। मतलब जो वो जगह पर होने वाले एनल और रेक्टम, मतलब संडास की जगह की जो नली है वो नली में होने वाली जो बीमारी है उसी को एनोरेक्टल डिसीज बोलते हैं और कॉमनली कॉल्ड पीपल जो बोलेंगे उसको पाइल्स बोलते हैं। ओके ओके। तो एक्चुअली वहाँ पर 50 प्रकार की अलग अलग बीमारियां रहती है। जी। लोग बोलते हैं ना, मैं यहाँ गया था, मैं यहाँ पे ऑपरेशन करके आया, मेरे को दोबारा हो गया। जी जी। तो एक्चुअली वैसा नहीं होता है। संडास की जगह पर जो 50 प्रकार की अलग अलग बीमारियां होती है वो अलग अलग बीमारियों का अलग अलग उपचार होता है। जी। तो मेरा कहना सभी मतलब पेशेंट लोगों से यही रहेगा कि आप लोग स्पेशलिस्ट के पास जाइए। जो भी डॉक्टर जिनका एमडी या एमएस गुदरोग विषय में हुआ है या ऐसे डॉक्टर लोग जो इस विषय में प्रैक्टिस करते हैं, इस विषय में उनका अध्ययन है, उन लोगों के पास जाके उसका बीमारी का चेकअप करना चाहिए और उसके अनुसार उनको मेडिसिन लेना चाहिए या फिर सर्जरी करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पाइल्स ये एक डिसीज नहीं है, वो 50 प्रकार की डिसीज है, ये समझना बहुत जरूरी है। और बिना डायरेक्ट एग्जामिनेशन के पेशेंट का डायग्नोसिस होना मुश्किल है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ मेल पेशेंट्स है, वो भी वो जगह का चेकअप करना बोले, नहीं डॉक्टर साहब वो ऐसी दवा दे दीजिए, मैंने बताया ना आपको पाइल्स है। तो उनको समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ पर एक बीमारी नहीं है। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ सिम्टम ले लिए समझे पाइल्स की, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, पेट साफ नहीं होता है, संडास कड़क होती है या इचिंग होती है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, एक डिसीज अगर ले लिए ब्लीडिंग हो रहा है, तो ब्लीडिंग कम से कम 10 से 11 बीमारियां हैं जिसमें ब्लीडिंग हो सकता है। अब पेशेंट को क्या लगता है कि इसको ब्लीडिंग हो रहा था, इसने ये दवाई ली तो ये ठीक हो गया, मैं भी वही दवाई ले लेती हूँ, मुझे मैं भी ठीक हो जाऊंगी, या मेरे बच्चे को ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको भी दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर एक को बीमारी अलग है और हर एक की बीमारी का इलाज अलग है, हर एक की बीमारी का डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर से किसी भी तरह की आप शर्म ना रखें और आप खुलकर उनसे बात शेयर करें, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर को अपना पूरा काम करने दें। चेकअप करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि डायग्नोसिस होने के बाद ही ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा। एग्जैक्टली, ये इम्पोर्टेंट। मतलब जो बार बार जो लोगों को परेशानी है कि एक बार तो किया, एक बार मैंने दवाई ले ली थी, उसके बाद मुझे आराम भी मिला, लेकिन फिर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोसिस लेना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको चेकअप करवाना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो ये पाइल्स के बहुत सारे टाइप तो है ही, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आजकल पाइल्स बहुत नॉर्मली लोगों में पाया जाता है, इसकी क्या वजह है? पाइल्स नॉर्मली होने का कारण ये भी है कि जो मीन्स लाइफस्टाइल, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला जाता है। जी बिल्कुल, दिस इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो लाइफस्टाइल जो चेंज हो गया है हमारा, जैसे पहले जैसा लाइफस्टाइल नहीं रह गया है, वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, स्टूडेंट्स के स्कूल के आवर्स बढ़ गए, ट्यूशन क्लासेस ये वो, तो इवन छोटे बच्चे से लेके बड़ा आदमी तक पूरा दिन बिजी है, बिजी काम में इतना बिजी है कि उसके खाने का शेड्यूल नहीं है, सोने का शेड्यूल नहीं है। बिल्कुल। और भूख लगी तो कुछ भी बाहर खा लिया, दिन भर उसको घर का खाना नहीं मिलता है। तो जंक फूड और कैसे भी कुछ भी खाना, पानी टाइम पे ना लेना, एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर रहने, जो जितना दिन भर में जितना पानी जाना चाहिए वो नहीं होता है, तो डिहाइड्रेशन भी होता है बॉडी में, एग्जर्शन वगैरह की वजह से, इसके वजह से हार्ड मोशंस होके, ये सब चीज़ें जंक फूड खाने से भी हार्ड मोशंस होते हैं, ये सब कारण है। और फीमेल्स में खास करके जैसे जो स्टूडेंट फीमेल्स है उनका तो सेम कॉज रहेगा, बट कुछ फीमेल्स जो है उनको प्रेगनेंसी डिलीवरी में भी ये डिसीज होता है, क्योंकि यूट्रस का जो वेट 9 मंथ्स इस पे रहता है, रेक्टम पे प्रेशर के कारण पेशेंट को प्रेशर देके ही मोशन करना पड़ता है। उसके कारण प्रेशर के कारण पेशेंट को हिमोरॉइड बन सकते हैं, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में यानी ड्यूरिंग फीडिंग बच्चे को जैसे दूध पिलाते समय तब उनको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम कॉमनली देखे जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को फिशर नाम की डिसीज हो सकती है। और ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी उनको हिमोरॉइड हो सकते हैं, क्योंकि प्रेशर रहता है रेक्टम पे। तो ये सारे कारण हैं, ये कॉमनली, और भी कुछ कारण है जो सर बताएंगे। थोड़ा सा मैं इसको इलेबोरेट करना चाहूँगा। ये डिसीजेस जो भी होते हैं उसको 3 डिवीजन किया जाता है उसका। पहला कॉज अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल कॉज, मतलब हमारे लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर करते हैं, वो कोई भी कारण कुछ भी रहे, आपको कंस्टिपेशन हो रहा है, मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है, मोशन हार्ड आ रही है, या फिर मोशन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। मैक्सिमम लोगों को यही लगता धारणा है लोगों के मन में कि पेट साफ नहीं हो रहा, मोशन हार्ड आ रही करके बीमारी हो रही है। बट बार बार मोशन जाना ये भी एक बीमारी है। लोग बोलते नहीं मैं तो बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं, 5-6 बार जाता हूँ, कोई तकलीफ नहीं मेरे को। एक्चुअली दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। मोर देन 3 टाइम्स या मोर देन 2 टाइम्स इज ऑल्सो डिसऑर्डर। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मैडम ने बताया अभी।
दूसरा जो कॉज है, मेन कॉज, दिस इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल डिसीज। मतलब ऐसा पैथोलॉजी का मतलब होता है किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन के कारण होने वाला। मतलब एनुलर जो डिसीज है वो प्राइमरी नहीं रहेगा, जो पाइल्स की बीमारी वो प्राइमरी नहीं रहेंगी, दूसरी बीमारियों के कारण होने वाली बीमारियाँ। ओके। हाँ, मतलब खास करके कुछ लोगों में पेशाब की जगह पे प्रॉब्लम्स रहते हैं, जिसको हम यूरिनल प्रॉब्लम बोलेंगे। स्टोन के प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर यूरेथ्रा में प्रॉब्लम्स हो गए, या फिर हर्निया हो गया, या पेट में किसी भी प्रकार की व्याधियाँ, जिसके कारण पेशेंट को मोशन के लिए प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो ये बाकी जो डिसीजेस हैं उनके कारण होने वाली बीमारियाँ। उसके बाद अगर एब्डोमेन में इन्फेक्शन है, अतड़ियों में किसी प्रकार की बीमारी है, मान के चलो कि अतड़िया बड़ी हो गई है, अंदर में फूल गई है, या अतड़ियों में इन्फेक्शन हो गया है, खास करके IBS या IBD या अल्सरेटिव कोलाइटिस, अमीबी कोलाइटिस, इसके स्वरूप में होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी पाइल्स के अंतर्गत आती है। तो दिस इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल डिसीज। थर्ड जो है, दिस इज कॉल्ड एज एनाटॉमिकल डिसीज। अब एनाटॉमिकल डिसीज में अगर देखा जाए तो बाय बर्थ ये डिसीज बहुत बार रहते हैं। मतलब गुदद्वार की जो ओपनिंग जितना होना चाहिए उतना ओपनिंग जो नहीं होता है, तो ये जो बीमारियां होती है ये एनाटॉमिकल डिसीज होता है। बहुत बार किसी एनल का जो साइज है, एनल कैनल जो छोटा, एनल कैनल जो नॉर्मली ओपन होना चाहिए वो नहीं होगी, वो उतनी ही रहेंगी, बचपन से बढ़ेंगी ही नहीं। या फिर छोटे बच्चों में देखा जाए तो बाय बर्थ ओपनिंग ही नहीं रहता है। बहुत बार संडास की जगह और पेशाब की जगह दोनों मिली हुई रहती है, उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन की जो जगह है जो नॉर्मल होना चाहिए उससे बड़ी रहेंगी या एकदम छोटी रहेंगी, या बाय बर्थ वो उसकी लेंथ कम रहेगी। तो बहुत से डिसीजेस है जिसके कारण भी पाइल्स या उस जगह की बीमारियां होती है। तो दीज आर कॉल्ड एज पाइल्स बाय एनाटॉमिकल डिफेक्ट। तो ऐसे मेन कॉजेज है। अगर एनल रीजन छोटा ही हो, अगर बहुत ज्यादा छोटा हो, तो पेशेंट को हर बार प्रेशर लगा के ही मोशन करना पड़ेगा। तो जिसके कारण वो उसको हिमोरॉइड, हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा लाइफस्टाइल, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उन लोगों का कहना ये रहता है, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल समय पर खाना खाता हूँ, समय पर सोता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ, बीड़ी सिगरेट नहीं खाता हूँ, तो मेरे साथ ये बीमारी क्यों? तो उसको अलग भी कॉजेस हो सकते हैं। इसलिए हर वक्त ये नहीं बोलेंगे कि हमने सावजी खाया मतलब हमको बीमारी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जिनको नहीं है उन लोगों ने भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो चेकअप करना जरूरी है। के कारण इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉज। जैसे अभी सर ने बोला कि एमीबिक कोलाइटिस, IBS, जो लोग फ्रीक्वेंटली बाहर का खाते हैं और अनहाइजीनिक फूड रहता है वो, उसके कारण उनको रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं इंटेस्टाइन में, जिसके कारण उनको बार बार लेटरिन को जाना पड़ता है। उनको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, मोशन तो हो रहे ना, एग्जाम्पल भी हो रहे, ओके भी हो रहे, कोई लूज मोशन नहीं होते उसमें, मोशन नॉर्मली होते लेकिन ज्यादा बार जाना पड़ता है। मतलब कि कई सारे जो मिसकंसेप्शन थे, कई सारी गलत फैमिलियां जो थी, हम श्योर आपको ये सब सुनने के बाद साफ हो गई आप लोगों की कि पाइल्स सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बेटर है कि आप जाए और चेकअप करवाए, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि एग्जैक्टली आपको हुआ क्या है। कई बार मतलब जितना मैं समझ पाई हूँ 50% पाइल्स अब अपने हैबिट से सुधार सकते हो, या इससे आप बच सकते हैं कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल लीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, थोड़ा सा मसालेदार कम खाइए, तो शायद चांसेस कम है आपको पाइल्स से गुजरने के। डॉक्टर से चेकअप कराने आपको एग्जैक्टली क्या है, अपने मन से जो दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, डॉक्टर खुद ही जो बन जाता है कि यार मेरे बचने के लिए ये सब करिए, और अगर डिसीज हो जाता है तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है कि आप खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाए, अच्छी सी जो सलाह है वो उनसे ले। फिर आपने बीच में बात की कि पाइल्स जो है करीबन 50 टाइप के हैं। तो इसके आज कुछ इनिशियली टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद आने वाले प्रोग्राम में हम इसके बाकी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं? मैं चाहता हूँ कि जो 50 प्रकार के डिसीजेस है उसमें जो कॉमन मोस्ट जो डिसीजेस है तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शायद बहुत पेशेंट भी उसका नाम जानते हैं। तो फर्स्ट अगर डिसीज हम देखें तो एनल स्पाज्म, हाँ, दूसरा डिसीज है एनल स्टेनोसिस, थर्ड वन है इंटरनल हिमोरॉइड, और फोर्थ है एनल फिशर। तो हम चारों डिसीज के बारे में मैं अभी बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिसीज लेते हैं एनल स्पाज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि सनास की जगह का टेम्पररीली छोटा हो जाना, इसको बोलते हैं एनल स्पाज्म। समझ के चलो कि वो जगह पर एक आध बार मोशन हार्ड आई, एनल पैसेज में कहीं तो भी इंजरी हो गई, वो इंजरी होने के कारण या फिर किसी भी कारण ज्यादा समय पेशेंट को बैठने के कारण अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ गई थोड़ी सी, तो वो जगह का रिंग जो है वो टेम्पररीली छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं एनल स्पाज्म। तो वहाँ पर ये कॉजेज तो मैंने आपको बताई दी कि क्या हो सकते हैं, या फिर हमारे लाइफस्टाइल के हैबिट्स जो हमारी प्रॉपर नहीं है उसके कारण भी ये एनल स्पाज्म मतलब टेम्पररी, जैसे आप आज प्रॉब्लम है वो जो मेन डिसीज पेशेंट का है, जैसे कि मतलब कोई फोड़ा हो गया, वहाँ पर कोई चीरा पड़ गया, या जहाँ पे जो भी डिसीज हो गया उसके कारण अगर वो जगह सिकुड़ जाती है कुछ समय के लिए, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, इसको हम बोलेंगे एनल स्पाज्म।
तो वो जो प्राइमरी डिसीज है उसको अगर हम ट्रीट कर लेते हैं, जैसे कि एक आधा जख्म हो गई उसके लिए आप मेडिसिन दे दो तो एनास्पाज्म निकल जाएगा, जख्म भर गई निकल जाएगा। जैसा हमारे हाथ पर कहीं इंजरी हो जाती है तो हम हाथ को बचा के रखते हैं ताकि हमारे हाथ को मतलब कहीं दर्द ना हो वहाँ पर, उसी प्रकार वो जगह भी बॉडी खुद होके उसको सिकुड़ लेती है उस समय के लिए, तो उसको बोलेंगे स्पाज्म। तो वो बीमारी, तो प्राइमरी डिसीज को ठीक कर लो तो एनास्पाज्म खुद होके ठीक हो जाएगा। सेकंड वन बीमारी जो है वो है एनल स्टेनोसिस। अब अगर पेशेंट एनल स्पाज्म का इलाज नहीं करता है तो वो बीमारी धीरे धीरे परिवर्तित होती है एनल स्टेनोसिस बीमारी में। अब एनल स्टेनोसिस का मतलब होता है कि राउंड जो है सन्नास का वो एनल ओपनिंग जो है वो ओपनिंग का परमानेंटली छोटा हो जाना। नॉर्मली जो है वो एनल ओपनिंग मोशन के वक्त 10 से 12 सेंटीमीटर इतना खुलता है। अब वो अगर 10 से 12 सेंटीमीटर ओपन ना हो, वो अगर जस्ट एक 5 सेंटीमीटर ही ओपन हो या 6 सेंटीमीटर ही ओपन हो और अगर वो उससे ज्यादा बड़ा ना हो तो क्या होगा, मोशन अगर ऊपर से जब आती है उसका सरकमफ्रेंस अगर बड़ा है और ओपनिंग छोटा है तो ऑब्वियसली वो उसको फाड़ के ही मोशन बाहर निकलेंगे, तो मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो ये जो जगह बड़ी नहीं हो सकती जो परमानेंटली छोटी हो गई है उसको बोलेंगे हम एनल स्टेनोसिस या फिर एट्रेसी ऑफ एनल कैनल। मतलब वो जगह का परमानेंटली छोटा हो जाना। अब उसकी भी कॉजेस है, मोशन का बार बार हार्ड होना या पेशेंट के जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि मैडम ने अभी एक्सप्लेन किए थे कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटा नहीं सोना चाहिए। तो ये कॉमन फंडा है। लोग क्या यूजुअली कर सकते रात को सब काम निपट के आ गए, खाना खा लेके आधे घंटे में सो गए। सोना भी नहीं है और लेटना भी नहीं चाहिए, सोना भी ताकि उनका डाइजेशन प्रॉपरली हो जाए। बॉडी एसिडिटी की जो डिसीजेस लोगों को होती है, एसिडिटी की डिसीज के स्वरूप भी ये होती है, ज्यादा नॉनवेज या स्पाइसी फूड खाने के कारण भी ये होती है, या फिर वो जगह पर जो लोग ज्यादा सिटिंग करते हैं उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो किसी भी कारणवश अंदर जो एनल कैनल है वहाँ पर इंजुरी होना या इटसेल्फ वहाँ पे फाइब्रोसिस फॉर्म होना, जिससे कि रिंग जैसा रबर हम लोग देखते हैं, रबर में जो इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जब गॉन हो जाएंगी, आप रबर नया रबर ला उसको खींचो तो वो बढ़ा सकता है, बट अगर उसको रबर को रख दो आप 2 साल के लिए, 2 साल के बाद खींचो उसको तो वो टूट जाएगा। तो उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है इसको बोलते हैं स्टेनोसिस का डेवलप होना। तो इसी प्रकार एनल ओपनिंग जो हर वक्त मोशन के वक्त पूरा खुलता है बाद में बंद हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो उसमें है इसका लॉस हो जाना या उसका पूरा ना खुलना, इस बीमारी को हम बोलेंगे एनल स्टेनोसिस। इलास्टिसिटी कम हो जाने की वजह से एक तो एनल रिंग पूरा ओपन नहीं होता, और अगर उसको मजबूरी में हमने ज्यादा प्रेशर लगा के ओपन करने की कोशिश की, ज्यादा डायमीटर की मोशन पास हुई तो वो फट जाता है फिर, और फिर पेशेंट को ब्लीड होता, पेन होता। तो हाँ, तो अब इसका मैं उपचार बताऊंगा कि एनल स्टेनोसिस अगर हो, जैसा मैंने बताया कि एनल स्पाज्म का उपचार क्या है, जो प्राइमरी डिसीज वहाँ पे हुआ है उसके आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको शायद नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे अगर आ गए हो, एनल स्टेनोसिस अगर डेवलप हो गया है तो इसका कॉम्प्लिकेशन थर्ड जो डिसीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एनल फिशर। तो एनल फिशर मतलब एनल रीजन में जगह का फट जाना। अब कॉमन कॉज है कि जब जब मोशन हार्ड आएंगी तब तब वो जगह फाड़ के बाहर आएंगी, तो वो जगह फटेंगी, कभी आधा इंच फटेंगी, कभी 1 इंच फटेंगी, कभी 2 से 2 mm फटेंगी। वो सुपरफिशियल फट सकती है, वो डीप फट सकती है। लोग बोलते हैं कि हाँ फिशर तो मुझे भी है लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं है। क्यों नहीं इसको तकलीफ, इसका फिशर डीप नहीं होगा। किसी का अगर वो जगह अगर सुपरफिशियल फट गई है तो वो पेशेंट को जो पेन होगा, दर्द होगा, मोशन करते हो तो हार्डली 5 मिनट रहेगा, 2 मिनट्स रहेगा। लेकिन अगर वो जगह डीप कट चुकी है, अंदर से बाहर तक कट चुकी है, 1 इंच जगह कट चुकी है, तो दैट पेशेंट में हैव द पेन फॉर 1 आवर और मोर देन 1 आवर और फॉर द होल डे। तो वो पेशेंट को तकलीफ दिन भर भी रह सकती है। इसलिए हर बार फिशर हुआ इसका मतलब पेशेंट को वो सीरियस मैटर रहेगा ये भी नहीं बोल सकते, माइल्ड प्रॉब्लम रहेगा ये भी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप गुजरोग सर्जन के पास जाइए तो डिसीज का डायग्नोसिस होगा कि आपका फिशर सुपरफिशियल है कि डीप है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। मतलब हर डिसीज में भी अलग अलग टाइप होते हैं। फिशर का कॉज क्या है? फिशर अगर स्टेनोसिस के कारण फिशर हो रहा है जी, तो उस डिसीज में स्टेनोसिस के कारण होने वाले फिशर यूजुअली हील नहीं होते। क्योंकि स्टेनोसिस है यानी परमानेंटली छोटा हो गया है वो। हम उसको फिशर को कितना भी हील करेंगे मेडिसिन देके तो भी वो वापस फट जाएगा। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को सर्जरी ही एक ऑप्शन रह जाता है, जिसमें एनल रिंग को हम लोग बड़ा करते हैं बाय डायलेटेशन। और बहुत बार स्टेनोसिस में तो डायलेटेशन से भी ये नहीं होता, पार्शियल स्फिंक्टरोटॉमी करके जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं उसमें स्फिंक्टर के कुछ पार्ट को हम लोग कट कर देते हैं। जो रिंग जो है वो काफी सारी मसल फाइबर से बना हुआ रहता है,
तो उसका कुछ पार्ट को हम लोग पार्शियली कट कर देते हैं। ओके। तो दैट कॉजेज द रिलीव ऑफ दैट मीन्स डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है उसमें, जी। तो जिसके कारण पेशेंट मोशन पास कर सकता है और उसको फिर रिपीटेड फिशर में अगर पेशेंट में सुपरफिशियल अगर फिशर है तो वो 15 दिन दवाई अगर आप लेते हो या मंथ दवाई लेते हो तो वो हील हो जाता है। हील हो जाता है। अगर फिशर डीप हो तो उसमें 3 महीने तक का समय लग जाता है। ओके। बहुत बार हॉस्पिटल में जाने के बाद पेशेंट डॉक्टर से दवाई लेंगे 7 दिन के लिए, 7 दिन में ठीक लगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, आज आए मेरे पास, अब आएंगे 3 साल के बाद। और जब भी मेरे फाइल लेके आएंगे, डॉक्टर साहब 3 साल पहले आया था, बोले बस आप 7 दिन दवाई से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे तकलीफ हुई तो मैं उसके बाद आपके पास ही बीमारी बैठ जाती है, तो मैं आज आपके पास है। तो मेरा पेशेंट से हमेशा अनुरोध यही रहता है कि वो डिसीज जब तक भरता नहीं है या उसके रूट कॉजेस, जैसा कि हमने बताया कि फिशर क्यों डेवलप होता है, क्योंकि स्टेनोसिस डेवलप हुआ करके फिशर हुआ। तो जब तक स्टेनोसिस की ट्रीटमेंट नहीं होती है तब तक वो बीमारी की रूट कॉज जाएगा नहीं, और रूट कॉज जाएगा नहीं तो बीमारी बार बार आती रहेगी। बहुत से लोग, जैसा पेशेंट मेरे पास आया, जैसे कि एखादा पेशेंट को फिशर हुआ और वो क्रोनिक हो गया, तो क्रोनिक फिशर में हमको क्या करना है, उसको ऑपरेशन ही करना है, क्योंकि फिशर में जो जख्म बन चुकी है वो जख्म अंदर से पूरी फाइब्रोस हो गई है। मतलब एनल कैनल जो छोटा हो गया था वो तो छोटा ही है, बट उसको जो जख्म हुई है वो जख्म खुद होके भरती है और वहाँ पर वो फाइब्रोसिस डेवलप होता है। तो जैसा क्या है, एक वर्ड है, फाइब्रोसिस यानी वो जो स्किन लेयर है वो हार्ड हो जाती है। नासूर मतलब कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई महसूस नहीं कर पाती कोई चीज। हाँ, हम लोग जैसा बोलते हैं ना कि ये जख्म थी, वो जख्म की ट्रीटमेंट नहीं की तो उसका नासूर बन गया अभी, तो वो जख्म वहाँ पे भरती नहीं, उसका जब नासूर बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक फिशर। तो वो क्रॉनिक फिशर को हमको ऑपरेशन करके जब तक वो फिशर, उसका बेड, ये पूरा निकालते नहीं है, जगह जो छोटी हुई है, स्पेस निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो जो रिंग छोटा हुआ है जब तक वो बड़ा नहीं करेंगे तब तक बीमारी जाएंगी। बहुत से मतलब जो लोग सर्जन नहीं है या फिर जो लोग गुजरोग सर्जन नहीं है या गुजरोग तज्ञ नहीं है, बिना डिग्री डॉक्टर जो लोग ये सब करते हैं, वो सब वही करते हैं कि वो फिशर डेवलप होने के बाद वहाँ पर एक मांस लटक जाता है वहाँ पे बाहर के साइड में, जिसको लोग मसाया बोलते हैं। तो वो जो फिशर का कॉम्प्लिकेशन, जिसको हम लोग सेंटिनल टैग बोलते हैं, ये और एडवांस बीमारी है उसकी। तो वो फिशर की जो सेंटिनल टैग वाली बीमारी है, ये जो मतलब वैद्य लोग हैं, कुछ जो अनएजुकेटेड फेलोज है जो ऑपरेशन करते हैं, वो बस वो टैग को कट कर देते हैं। फिशर वैसा ही रहता है, एनास्टियोसिस जो है वो वैसा ही रहता है, क्योंकि ये लोग जैसा कि कमर में इंजेक्शन लगा के पेशेंट को पूरा बेहोश करके जो ऑपरेशन करना चाहिए 15-20 मिनट का, आधा घंटे का जो समय रहता है, वो पेशेंट को देते नहीं है। एनेस्थीसिया जो देना चाहिए वो बिना दिए करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। ये बहुत इनह्यूमन है कि पेशेंट को तुम कैसे भी लो और इतने पेन में उसको कुछ भी करो तुम। दिस इज एग्जैक्टली इनह्यूमन, यानी मानवता नहीं है ये इस तरह से पेशेंट को ट्रीट करना। पेशेंट सर्जरी बोले तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पेशेंट को प्रॉपरली उसके सारे इन्वेस्टिगेशन करके ये करके उसको एनेस्थीसिया लेके उसके बाद उसको ऑपरेट करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी डिसीज हो। ताकि पेशेंट आया इतनी सी डिसीज के लिए, और अगर वो उसको ज़्यादा पेन देके अगर किसी ने थ्रेड बांधा कुछ किया, पेशेंट पेन बेयर नहीं कर पाया, तो वो शॉक में जाके उसकी डेथ भी हो सकती है। वो आया तो इतनी सी बीमारी